तो आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में उतर रहे हैं जिसने साइंस फिक्शन को आप कह सकते हैं दोबारा स्मार्ट और मजेदार बना दिया। हाँ, एंडी वेयर की द मार्शियन। बिल्कुल। हमारे पास जो विश्लेषण है वो इस किताब की हर परत को खोलता है। तो आज मिलकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि मंगल ग्रह पर अकेले फंसे एक इंसान की ये कहानी इतनी खास क्यों है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक जिंदा रहने की कहानी नहीं है। ये इस बात की कहानी है कि जब इंसान के पास सिर्फ विज्ञान, टेप और अपनी अक्ल बचती है तो वो क्या कुछ कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी जीत यही है कि ये आपको रॉकेट साइंटिस्ट जैसा महसूस कराती है, बिना बोर किए। अच्छा, शुरू करने से पहले एक सवाल जो कई लोगों के मन में होगा। हाँ, हम इसे हार्ड साइंस फिक्शन कहते हैं। हाँ। इसका मतलब क्या है? ये आम साइंस फिक्शन जैसे स्टार वॉर्स वगैरह से कैसे अलग है? ये बहुत अच्छा सवाल है। हार्ड का मतलब है कि कहानी विज्ञान के जाने पहचाने नियमों से बंधी होती है। इसमें कोई जादू या कोई ऐसी तकनीक नहीं होती जिसे समझाया न जा सके। अच्छा। लेखक को भौतिकी, रसायन और इंजीनियरिंग के दायरे में रहकर ही कहानी बनानी पड़ती है। स्पेसशिप एक बटन दबाने से नहीं बल्कि ऑर्बिटल मैकेनिक्स के मुश्किल हिसाब से चलती है। यही बात इसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण और असली जैसा बनाती है। अच्छा, तो मतलब लेखक ने अपने लिए ही एक मुश्किल चैलेंज सेट कर दिया है। चलिए तो कहानी के सेटअप पर आते हैं। हाँ। अंतरिक्ष यात्री मार्क वॉटनी मंगल पर एक भयंकर तूफान के बाद अपने साथियों से बिछड़ जाता है। उन्हें लगता है कि वो मर चुका है और वो उसे पीछे छोड़कर चले जाते हैं। हाँ। अब वॉटनी एक ऐसे ग्रह पर अकेला है जहां न हवा है, न पानी, न खाना। और कहानी कहने का तरीका वो इसे और भी दिलचस्प बना देता है। ज्यादातर कहानी हमें वॉटनी की लॉग एंट्रीज के जरिए पता चलती है। हाँ। वो हर रोज अपनी डायरी में लिख रहा है कि आज क्या हुआ, कौन सी नई मुसीबत आई और वो उसे कैसे सुलझाने की कोशिश कर रहा है। इससे एक अजीब सा जुड़ाव महसूस होता है। बिल्कुल, आप उसके साथ हर छोटी बड़ी जीत और हार का हिस्सा बन जाते हैं। हाँ, वो लॉग एंट्री वाला फॉर्मेट कमाल का है। एक पल आप वॉटनी के साथ उसके छोटे से हैबिटेट में होते हैं और अगले ही पल कहानी पृथ्वी पर नासा के कंट्रोल रूम में चली जाती है। सही बात है। जहां हजारों लोग उसे बचाने की कोशिश में लगे हैं। ये स्केल का बदलाव कहानी को बहुत बड़ा बना देता है। बिल्कुल। वॉटनी की समस्या है अगले कुछ घंटे कैसे जिंदा रहूं। और नासा की समस्या है अगले 2 साल में 22 करोड़ किलोमीटर दूर एक रॉकेट कैसे भेजें। जब आप इन दोनों को एक साथ देखते हैं तब आपको मिशन की असली विशालता का एहसास होता है। और यहीं पर वो हार्ड साइंस वाली बात वो सामने आती है। वॉटनी किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करता, वो अपनी समस्याओं को विज्ञान से सुलझाता है। जैसे काल्पनिक नहीं लगता। जैसे उसे पानी की जरूरत है तो वो रॉकेट के बचे हुए ईंधन हाइड्रोजीन से हाइड्रोजन को अलग करने के लिए एक खतरनाक रासायनिक प्रक्रिया करता है। हाँ, वो तो बहुत ही तनाव भरा हिस्सा था, है ना। उसे खाना चाहिए तो वो मंगल की बेजान मिट्टी में अपने मल और पृथ्वी से लाई गई थोड़ी सी मिट्टी मिलाकर उसे उपजाऊ बनाता है और आलू उगाता है। ये सब असली वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। मतलब हर समाधान हवा में से नहीं आता, उसके पीछे एक ठोस वैज्ञानिक तर्क है। बिल्कुल। और ऑर्बिटल मैकेनिक्स वाला हिस्सा तो वो तो दिमाग घुमा देता है। ये कोई गाड़ी चलाने जाता नहीं है कि बस स्टीयरिंग घुमाया और पहुंच गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्पेस में एक जगह से दूसरी जगह जाना वैसा ही है जैसे कैरम की गोटी को इस तरह स्ट्राइक करना कि वो 3 दीवारों से टकराकर सही पॉकेट में गिरे। वाह, क्या उदाहरण है। आपको महीनों पहले से गणना करके सही समय पर सही दिशा में एक छोटा सा थ्रस्ट देना होता है। 1 सेकंड की चूक का मतलब हजारों किलोमीटर का फासला हो सकता है। किताब इस मुश्किल को बहुत अच्छे से समझाती है। और जब बचाव मिशन अपने रास्ते से भटकता है तो आपको असल में तनाव महसूस होता है। वैसे एक बात जो अक्सर उठती है वो ये है कि कहानी की शुरुआत में जो तूफान आता है, हाँ, वो तूफान वो वैज्ञानिक रूप से शायद मुमकिन नहीं है। कहते हैं कि मंगल का वायुमंडल इतना पतला है कि वहां हवा इतने तेज चल ही नहीं सकती कि इतना नुकसान कर दे। ये बिल्कुल सही आलोचना है। लेखक एंडी वेयर ने खुद माना है कि उन्होंने कहानी शुरू करने के लिए यहाँ थोड़ी सी, आप कह सकती हैं, वैज्ञानिक आजादी ली है। अच्छा। उन्हें वॉटनी को उसके साथियों से अलग करने का एक नाटकीय तरीका चाहिए था। लेकिन इस एक छूट के अलावा बाकी पूरी किताब विज्ञान के नियमों का सख्ती से पालन करती है। तो ये एक जरूरी समझौता था। हाँ, इसके बिना कहानी ही शुरू नहीं होती। तो मतलब एक बार आप उस शुरुआती तूफान वाली बात को मान लें तो उसके बाद सब कुछ खसली लगता है। बिल्कुल।
लेकिन इतने सारे तकनीकी डिटेल्स के बावजूद ये किताब सूखी नहीं लगती। और मुझे लगता है इसकी सबसे बड़ी वजह है वो किरदार जो इस सब के केंद्र में है, मार्क वॉटनी। यकीनन, अगर वॉटनी का किरदार मजेदार और दिलचस्प ना होता तो ये किताब एक इंजीनियरिंग की टेक्स्ट बुक बनकर रह जाती। सही बात है। उसकी आवाज, उसका अंदाज बहुत मजेदार, व्यंग्यात्मक और उम्मीद से भरा है। वो मौत के मुंह में खड़ा होकर भी मजाक करना नहीं छोड़ता। तो मतलब आप कह रही हैं कि उसका मजाक करना सिर्फ हंसाने के लिए नहीं था, वो उसके सर्वाइवल किट का एक हिस्सा था। बिल्कुल, ये उसके मुश्किल हालात से निपटने का तरीका है। ये एक सर्वाइवल टूल है, उतना ही जरूरी जितना कोई और उपकरण। जब आप मौत से कुछ इंच दूर हो और आपके पास बात करने के लिए भी कोई ना हो, तब हास्य ही आपको मानसिक रूप से टूटने से बचाता है। वो अपने डर और अकेलेपन का सामना मजाक करके करता है। मुझे तो वो हिस्सा सबसे मजेदार लगा जहां वो अपनी कमांडर के 70 के दशक के डिस्को कलेक्शन को कोसता रहता है। एक वीरान ग्रह पर अकेले फंसे होने की कल्पना कीजिए और आपके पास मनोरंजन के लिए सिर्फ डिस्को संगीत हो। ये छोटी छोटी चीजें उसे उस भयानक स्थिति में भी एक इंसान बनाए रखती हैं। सही बात है। हाँ। और बाकी किरदारों की बात करें, जैसे नासा के वैज्ञानिक या वॉटनी के साथी, तो वे उतने गहराई से नहीं लिखे गए हैं, लेकिन उनका एक बहुत जरूरी काम है। क्या? वे हमें ये याद दिलाते हैं कि वॉटनी भले ही अकेला हो, लेकिन उसे भुलाया नहीं गया है। उनकी चिंता, उनके प्रयास और उनकी एकजुटता कहानी को एक भावनात्मक आधार देती है। अच्छा। तो अगर हम इन सब धागों को एक साथ जोड़ें, तो ये किताब किन बड़े विचारों या विषयों पर बात करती है? पहला तो जाहिर है इंसानी दिमाग की ताकत। ये इंजीनियरिंग, जुगाड़ और वैज्ञानिक सोच का एक जश्न है। हाँ, और ये समस्या पर काम करो का फलसफा आज के दौर में खास तौर पे अपील करता है। एक ऐसी दुनिया में जहां हमारी ज्यादातर समस्याएं बहुत बड़ी और उलझी हुई लगती हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज या इकोनॉमी। बिल्कुल, वहां एक ऐसी कहानी देखना जिसमें एक इंसान अपनी बुद्धि और हाथों से एक एक करके मुश्किलों को सुलझा लेता है, वो बहुत संतोष देता है। ये हमें कंट्रोल का एक एहसास देता है। सही कहा। ये बहुत दिलचस्प नजरिए से देखना है। और दूसरा बड़ा विषय है मिलकर काम करना, सरहदों के पार जाकर। हाँ, खासतौर पर चीन का कहानी में आना और मदद करना, ये इंसानियत के बारे में एक बहुत उम्मीद भरी तस्वीर दिखाता है। बिल्कुल, ये विषय कहानी को एक व्यक्ति के जिंदा रहने की लड़ाई से ऊपर उठाकर पूरी मानवता की कहानी बना देता है। जब पूरी दुनिया वॉटनी को बचाने के लिए एक साथ आती है, तो ये दिखाता है कि विज्ञान और खोज की भावना में देशों को जोड़ने की कितनी ताकत है। एक ऐसे समय में जब दुनिया बटी हुई नजर आती है। बिल्कुल, ये एक ऐसी बात है जो बहुत उम्मीद देती है। अब बात करते हैं इसकी लेखन शैली और कुछ आलोचनाओं की। इसकी भाषा बहुत सीधी है, कोई साहित्यिक भाषा या भारी भरकम शब्द, बस समस्या और उसका समाधान। हाँ, लेखक का उद्देश्य आपको ये महसूस कराना है कि आप एक इंजीनियर की लॉगबुक पढ़ रही हैं। वो आपको दिखाना चाहता है, बताना नहीं। अच्छा। इसलिए वो सीधे समस्या और उसके समाधान पर ध्यान केंद्रित करता है, बिना किसी साहित्यिक लाग लपेट के। ये शैली कहानी के विषय के साथ बिल्कुल फिट बैठती है। लेकिन इसी वजह से कुछ लोगों को ये दोहराव वाली भी लगती है। एक आपदा आती है, वॉटनी उसका एक शानदार वैज्ञानिक समाधान निकालता है, सब ठीक होता है, और फिर एक नई, उससे भी बड़ी आपदा आ जाती है। क्या आपको पढ़ते हुए कभी ऐसा लगा कि अरे यार, फिर से एक और समस्या? यह एक बहुत ही वाजिब सवाल है। हाँ, कहानी की संरचना एक चक्र की तरह है। समस्या, समाधान, राहत और फिर नई समस्या। और कुछ पाठकों को ये थकाऊ लग सकता है। इसके अलावा, जैसा हमने कहा, वॉटनी के अलावा दूसरे किरदारों में ज्यादा गहराई नहीं है। तो जिन्हें केमिस्ट्री या इंजीनियरिंग में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, उनके लिए कुछ हिस्से किसी लैब नोटबुक को पढ़ने जैसे लग सकते हैं। तो ये अपने लक्षित दर्शकों को बहुत अच्छी तरह समझती है। बिल्कुल, और उन्हें वही देती है जो वो चाहते हैं, होशियारी से भरा विज्ञान पर आधारित रोमांच। तो ये व्यक्तिगत पसंद का मामला है। अगर आपको प्रक्रिया और समस्या समाधान में मजा आता है, तो ये किताब आपके लिए है। सही बात है। चलिए, अब उस चीज पर आते हैं जिसके बारे में बहुत लोग जानना चाहेंगे, किताब और इस पर बनी फिल्म। हाँ, फिल्म। रिडली स्कॉट की फिल्म बहुत सफल रही और मैट डेमन ने वॉटनी का किरदार बहुत अच्छे से निभाया। हाँ, फिल्म बहुत अच्छी है और ज्यादातर किताब के प्रति वफादार है, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा और बुनियादी अंतर है। क्या है वो? किताब आपको वॉटनी के दिमाग के अंदर ले जाती है,
आप उसकी हर सोच, हर गणना, हर डर और हर छोटे-मोटे मजाक को पढ़ते हैं। फिल्म आपको बाहर से दिखाती है, जबकि किताब आपको अंदर से अनुभव कराती है। इसका कोई खास उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। जैसे किताब में एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बारे में है कि वॉटनी को एक लंबा सफर तय करने के लिए अपने रोवर को कैसे मॉडिफाई करना पड़ता है। उसे हीटर हटाना पड़ता है, सोलर पैनल्स जोड़ने पड़ते हैं, ऑक्सीजन बनाने का जुगाड़ करना पड़ता है। हाँ, वो सब। ये सब करने में उसे महीनों लगते हैं और इसमें बहुत सी असफलताएं भी मिलती हैं। ये समस्या समाधान की प्रक्रिया का सबसे अच्छा उदाहरण है। फिल्म में समय की कमी के कारण ये सब एक छोटे से मोन्टाज में दिखा दिया जाता है। अच्छा, तो मतलब फिल्म आपको क्या हुआ ये दिखाती है, जबकि किताब आपको कैसे हुआ ये समझाती है। बिल्कुल। और फिल्म का अंत भी किताब से थोड़ा अलग और ज्यादा हॉलीवुड है ना? हाँ, बिल्कुल। फिल्म में अंत में एक बहुत ही नाटकीय स्पेस वॉक रेस्क्यू है जो किताब में नहीं है। किताब का अंत थोड़ा ज्यादा शांत और यथार्थवादी है। लेकिन ये फिल्म की जरूरतें हैं। विजुअल मीडियम में एक्शन और ड्रामा ज्यादा काम करता है, इसलिए मेरा मानना है कि दोनों अपने अपने तरीके से बेहतरीन हैं। अगर आपको फिल्म पसंद आई है तो आपको किताब जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो उस दुनिया को और भी ज्यादा गहराई देती है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि द मार्शियन हार्ड साइंस फिक्शन की एक शानदार जीत है। हाँ, ये रोमांचक है, मजेदार है, वैज्ञानिक रूप से ठोस है और अविश्वसनीय रूप से इन्वेंटिव है। ये समस्या समाधान और इंसानी दिमाग की ताकत के नाम एक प्रेम पत्र जैसा है। ये एक ऐसी किताब है जो विज्ञान को एक हीरो बना देती है। ये दिखाती है कि इंजीनियरिंग और विज्ञान सिर्फ कक्षा में पढ़ने वाले मुश्किल विषय नहीं हैं, बल्कि रचनात्मकता और आविष्कार के सबसे शक्तिशाली उपकरण हैं। और ये भी कि सबसे मुश्किल हालात में भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। बिल्कुल। जब तक आप समस्या पर काम कर रहे हैं तब तक एक रास्ता है। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार छोड़कर जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। जरूर। ये कहानी मौजूदा उपकरणों और ज्ञान के साथ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके समस्याओं को सुलझाने का जश्न बनाती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि आज के दौर में जहाँ AI और गूगल हमें तुरंत जवाब दे देते हैं, क्या हम समस्या पर काम करने का वो जो बुनियादी कौशल है वो खो रहे हैं, जो मार्क वॉटनी के जिंदा रहने का आधार था? क्या हम